नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी का एक वादा हुआ पूरा। 2 साल से बकाया धान का बोनस, 12 लाख किसानों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर। पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देने का फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार का किसानों के हित में बड़ा फैसला। बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों को सब्सिडी पर दिए जाएंगे 30,000 नए सोलर पंप। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की घोषणा। केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लेखी ने की झींगा मछली किसानों से बातचीत। आंध्र प्रदेश के कलिंगापट्टनम में मछली किसानों को सभी समस्याओं को दूर करने का दिया आश्वासन। यहां के फार्मों से प्रति वर्ष लगभग 40,000 टन झींगा मछली का होता है उत्पादन। पूरे उत्तर भारत में हाड़ कपाने वाली ठंड का दौर जारी। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी रही कम। वहीं दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब शिरडी में दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मोदी की गारंटी का किया हुआ एक वादा पूरा हुआ। 2 साल से बकाया धान का बोनस 12 लाख किसानों के खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डीडी न्यूज से बातचीत में बताया कि पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देने का फैसला लिया गया है। हमारे संवाददाता सोमेश पटेल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से खास बातचीत की। सर, मोदी गारंटी का किया हुआ था पूरा हुआ? देखिए, मोदी की गारंटी में जो हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है, उसमें आज एक वादा पूरा किए हैं। आज 25 दिसंबर है, भारत रत्न श्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, जो छत्तीसगढ़ के निर्माता भी हैं, जिसको सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 2 साल का जो बोनस उनका पेंडिंग था, उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र किए हैं, करीब 3700 करोड़ रुपया। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, इसका शुभारंभ किए हैं सुशासन दिवस के अवसर पर, और इसमें मुख्यमंत्री के कक्ष से विभागों का मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अभी इस पोर्टल में करीब 25 विभाग शामिल है। धीरे धीरे और भी विभाग इसमें शामिल होंगे और मुख्यमंत्री अपने कक्ष से सारे विभागों का इस पोर्टल के माध्यम से मॉनिटरिंग कर पाएंगे। जो 5 साल कांग्रेस की सरकार में वंचित हो गए थे, तो कैबिनेट के प्रथम बैठक में ही हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ऐसे 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनवाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो डीडी न्यूज से बात कर रहे थे। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रायपुर। और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। योजनाओं से लेकर पीएम सम्मान निधि से आर्थिक मदद दी जा रही है। बहुत सस्ती ब्याज दर से लोन भी मिल रहा है। बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए प्रदेश के किसानों के लिए 30,000 नए सोलर पंप सब्सिडी पर दिए जाएंगे और इसके लिए वेबसाइट जल्द खोली जा रही है। वे बुलंदशहर में कृषि विज्ञान केंद्र पर आयोजित 1 दिवसीय किसान मेले में किसानों को संबोधित कर रहे थे। रविवार को कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री ने सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र के नए भवन का लोकार्पण किया और इसके बाद भवन का निरीक्षण कर कृषि यंत्रों का अवलोकन किया और इसके बाद परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपा और फिर फीता काटकर यहां आयोजित किसान मेले का शुभारंभ किया। मेले में लगी विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण करने के बाद सूर्य प्रताप शाही मंच पर पहुंचे और किसानों से संवाद किया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लेखी ने खारे पाने वाली झींगा मछली किसानों की बुनियादी समस्याओं को समझने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के कलिंगापट्टनम का दौरा किया और वहां झींगा मछली किसानों से बातचीत की। इस दौरान किसानों ने बताया कि बड़े और गुणवत्ता वाली झींगा मछली के उत्पादन के लिए बायोफ्लॉक प्रौद्योगिकी के साथ 4 चरणीय खेती की नई प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है। कलिंगापट्टनम में वर्तमान झींगा मछली
संवर्धन क्षेत्र 1000 एकड़ से अधिक है और कई फीड कंपनियों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और सभी फार्म उच्च जैव सुरक्षित परिस्थितियों में श्रीकाकुलम सागर तट के पास स्थित है। इन फार्मों से प्रतिवर्ष लगभग 40,000 टन झींगा मछली, जिनका औसत वजन प्रति झींगा मछली 20 ग्राम है, पैदा की जाती है और इससे लगभग 10,000 करोड़ रुपए की वार्षिक कमाई होती है। इन फार्मों ने लगभग 600 किसानों को रोजगार दिया है और लगभग 5,000 लोग अपनी आजीविका के लिए सीधे इन फार्मों पर काम करते हैं। साल 2023 का साल किसानों के लिए बेमिसाल रहा। जी हां, साल 2023 देश के किसानों के कल्याण और विकास के साथ केंद्र प्रेरित योजनाओं के विस्तार के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा है। इस दौरान किसानों के हित में नई नई नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही अन्नदाता को खेत से बाजार तक जोखिम कवर जैसी कई सहूलतें देने जैसे काम हुए हैं। देखते हैं हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। साल 2023 किसानों की खुशहाली और समृद्धि के लिए बेमिसाल रहा। इस साल भर का आंकलन अगर हम करें तो कई तरह की योजनाएं और नीतियां न केवल केंद्र के एजेंडे में रही, बल्कि अन्नदाता का आर्थिक विकास सरकार की प्राथमिकता में भी रहा। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश की 65% से अधिक आबादी कृषि और उससे जुड़े उद्योगों पर निर्भर है, जिनकी आजीविका का मुख्य आर्थिक आधार खेती किसानी है। ऐसे में केंद्र सरकार देश के किसानों को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। साल 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर दिया, जिससे अन्नदाता के कल्याण और विकास की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर लाई जा सकें। और अब इनका फायदा देश के गांव, गरीब और किसानों को मिल रहा है और उनकी आर्थिक तरक्की सुनिश्चित हो रही है। अलविदा होते साल 2023 के बारे में आकलन करें तो पूरे साल देश में किसानों को केंद्र सरकार से बहुत कुछ मिला। इस दौरान कृषि जगत को केंद्र सरकार ने कई सौगात दी। किसान प्रेरित योजनाओं का आगाज साल 2023 के शुरुआत में ही हो गया। केंद्रीय बजट में 2023-2024 के दौरान कृषि क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा दी गई और इसके बाद ये सिलसिला पूरे साल जारी रहा। साल भर में करीब 20 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए और किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया। युवाओं के लिए रोजगार के साथ साथ स्टार्टअप के लिए एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया। नवाचारों को बढ़ावा देते हुए ड्रोन तकनीक को व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना शुरू की गई और देश विदेश में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बागवानी की उपज के लिए 2200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई, जिसका लाभ फल एवं बागवानी से जुड़े किसानों को मिला। श्वेत क्रांति के बाद अब देश नीली क्रांति की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा की नई उपयोजना के जरिए 6000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। सहकार से समृद्धि की संकल्पना को साकार करने के लिए सहकारी समितियों, डेयरी सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया गया। करीब 2516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण किया गया, जिससे सहकारी समितियों की कार्यशैली में अधिक पारदर्शिता आई। भारत सरकार द्वारा लगातार किसान हित में फैसले लिए गए हैं। हमने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री की सार्थक पहल से देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। किसानों के कृषि उत्पादों के वाजिब दाम दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के साथ ही साथ किसानों का पैसा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है, जिससे बिचौलियों के शोषण से किसानों को राहत मिली है। देश में खाद्य तेल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की पहल से प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना लागू की गई है। योजना में खेती का क्लस्टर बनाकर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों की लागत घटने के साथ साथ आय बढ़ रही है। देश के करोड़ों गरीब किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उनकी आय में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए साल में 3 बार 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता गत कई वर्षों से दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अब तक कुल 15 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए जरूरत के वक्त पर बड़ा आर्थिक सहारा बनी हैं।
अगर साल भर का लेखा जोखा देखें तो सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और पशुधन बीमा योजना जैसी तमाम योजनाओं से पूरे साल न केवल देश के अन्नदाता को लाभ मिला है, बल्कि कृषि लागत घटने से किसानों की शुद्ध आय में भी बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार देश के किसानों के कल्याण और विकास के लिए लगातार मिशन मोड पर काम कर रही है। यही वजह कि इस साल भर में न केवल अन्नदाता के लिए कई तरह की नई नई नीतियां और योजनाएं सरकार ने बनाई, बल्कि जमीनी स्तर पर इनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन कर अन्नदाता को इनका फायदा दिलाने का काम भी किया। मेरे सहयोगी कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, जहां राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर जारी है। मंगलवार को सुबह के वक्त सड़कों पर कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी कम रही, जिससे लोगों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तो वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी मंगलवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनने के साथ ही आग का सहारा भी ले रहे हैं। वहीं घने कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी कम हो गई है। वहीं दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मंगलवार की सुबह 7 बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 372 दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है और जिसके चलते कई फ्लाइट्स आने जाने में देरी हो रही है। एयरपोर्ट पर दृश्यता महज 50 मीटर होने से उड़ान प्रभावित हुई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनने के साथ साथ आग का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं घने कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहन की रफ्तार भी कम हो गई है। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के लिए धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1 नवंबर तक 161.47 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी जा चुकी है, जिससे लगभग 9.33 लाख किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 35,571.14 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। वहीं KMS 2023-24 के लिए खरीफ चावल की खरीद 521.27 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें से 20.76% यानी 108.23 लाख मीट्रिक टन पहले ही खरीदा जा चुका है। देश के पंजाब राज्य से ज्यादा खरीफ चावल की खरीद हुई है। यहाँ 66.42 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा गया है। वहीं हरियाणा से 36.11 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद हुई है, जबकि तमिलनाडु राज्य से इस दौरान 3.26 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा जा चुका है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में धान की बुआई बीते साल से ज्यादा हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ धान की बुआई 411 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ धान की बुआई 400,72,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 10,08,000 हेक्टेयर ज्यादा हुई है।
भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। बीते 3 सालों की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर देश में दलहन की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275.04 लाख टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन की पैदावार की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। अरहर, उड़द और मूंग की उपज पर नजर डालें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ अरहर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 34.21 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की पैदावार के लगभग बराबर है। वहीं खरीफ मूंग की उपज 14.05 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। इसके अलावा खरीफ उड़द की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 15.05 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों के दौरान दलहन का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 3,41,000 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 4,21,000 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 80,000 टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता दलहनी फसलों के साथ साथ दूसरी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है और दलहन के उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में लहसुन की सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां 35 से 45 दिनों की हो चुकी प्याज की रोपाई जारी रखें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाकों की बात करें तो यहां गेहूं की फसल में निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही सरसों में निराई गुड़ाई के अलावा विरलीकरण करें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाकों में ही मूली, गाजर, शलजम और सलाद पत्ता में निराई गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में आलू की रोपाई करें। इसके साथ ही यहाँ मटर में निराई गुड़ाई और लताओं को सहारा देने के बाद शाम के समय सिंचाई करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में ही प्याज की रोपाई जारी रखें। वहीं उत्तराखंड के भाबर और तराई इलाकों में गेहूं, जौ, काबुली चना में निराई गुड़ाई करें। इसके अलावा यहां गन्ने में ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं इस समय फूल गोभी की हल्की सिंचाई करें। वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में किसान इस समय सरसों में निराई गुड़ाई और विरलीकरण करें। यहीं प्याज में निराई गुड़ाई का काम करें। उत्तराखंड के उपनम इलाके में वसंतकालीन गन्ने की कटाई करें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के किसान इस समय गोभी वर्गीय सब्जियों की कटाई करते रहें। पालक, धनिया और मेथी में गुड़ाई करें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मध्यवर्ती इलाकों में प्याज और लहसुन में हल्की निराई करें। यहीं मटर के खेतों में नमी का ध्यान रखते हुए उनमें सिंचाई करें। जम्मू कश्मीर के घाटी इलाकों में सब्जियों में निराई गुड़ाई करें। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं।
उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। ये दिन श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की याद में जाना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष ने कोलकाता में गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत में मत्था टेका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अमृत भारत रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी पुश पुल तकनीक पर बनी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित रैक का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या के सरयू घाट और राम की पहाड़ी पर सफाई कर्मियों से मिले और साफ सफाई का उनका हौसला बढ़ाया। 2004 की विनाशकारी सुनामी की 19वीं बरसी पर तमिलनाडु के कडलूर जिले के मछुआरों और स्थानीय लोग आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ आए। भारतीय नौसेना के विस्फोटक आयुध रोधी दल ने अरब सागर में ड्रोन हमले का सामना करने वाले व्यापारिक जहाज MV कैम प्लूटो के मुंबई पहुंचने पर उसका विस्तृत निरीक्षण किया। गुजरात में सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नवनिर्मित टर्मिनल पर घरेलू उड़ानों का परिचालन सोमवार से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को टर्मिनल का उद्घाटन किया था। लेह लद्दाख में मंगलवार को तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई। ये भूकंप सुबह 4:33 पर आया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के पतली कुहल वन क्षेत्र में मंगलवार की सुबह भीषण आग लग गई। जंगल में लगी आग के कारण आसपास के क्षेत्रों में धुआं फैल गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केशवनगर इलाके में स्थित कबाड़ मंडी में भीषण आग लग गई। इस हादसे में फर्नीचर और कबाड़ की कई दुकानें आग की चपेट में आ गईं। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के टाइगर रिजर्व जंगल से एक बाघ रात में निकलकर क्षेत्र के अटकोना गांव पहुंचकर वहां गुरुद्वारे की दीवार पर बैठ गया। टाइगर को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।